हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन का प्रकार मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में हमने वहाँ पर पूरी जानकारी ले ली है। जो भी क्वेश्चन थे हमने बताए हैं अच्छे ढंग से। यदि आप ना पढ़े हो तो जा करके पढ़ सकते हैं। अब आज हम अगला एक छोटा सा भाग और बचा है, तीसरा पार्ट उसका कोशिका विभाजन का। वो क्या है? वो एमिटोसिस है, असूत्री विभाजन है। तो आज हम पढ़ लेते हैं, वो भी लगे हाथों ही, असूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे असूत्री विभाजन। एमिटोसिस। एमिटोसिस एमिटोसिस मतलब असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें कुछ खास बातें नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो कि यहाँ से हमें जाननी होती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है असूत्री विभाजन से। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रकार का जो विभाजन होता है वो हम देखेंगे कि वो बैक्टीरिया में होता है। किसमें? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में होता है। किसमें? जीवाणु। जीवाणु कोशिका में होती है। असूत्री विभाजन जो होती है वो किस कोशिका में होती है? जीवाणु कोशिका में होती है। उसके बाद किस कोशिका में? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। उसके बाद हम देखेंगे अमीबा, देखेंगे अमीबा। उसके बाद प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। उसके बाद लिख सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम मतलब हम देख रहे हैं ये जितने प्रकार के हमने यहाँ पर जीवों के नाम लिखे हैं वो क्या है? वो केवल और केवल एक कोशिकीय जीव है। अर्थात जो असूत्री विभाजन होता है वो अविकसित कोशिका या फिर कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवों में ये होता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? तथा अन्य एक कोशिकीय जीवों में है ना। क्या बताया हमने कि इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। कैसे बताया? एक कोशिकीय, या फिर इन्हीं को एक कोशिकीय जीवों को कहते हैं क्या? अविकसित कोशिकीय। मतलब यहाँ पर एक कोशिका के से ज्यादा जो विभाजन कहेंगे वो नहीं हो पाता। मतलब हम कहते हैं क्या कि यदि कोई एक सेल है, जैसे मान लिया हमने कि ये क्या है, अच्छा इसको इस तरह से कोई रूप देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है? एक अमीबा की कोशिका है। अमीबा की कोशिका में यदि विभाजन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि क्या होगा? दूसरी कोशिका बनेगी। और यहाँ पर हमने कहा कि केवल एक कोशिकीय में होता है और अमीबा क्या एक ही कोशिका का होता है। इसका मतलब यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि इसका डिवाइडेशन हम कर देते हैं तो इसमें दो कोशिका हो जाएगी। और जैसे ही दो कोशिका होगी तैसे ही दो अमीबा बन जाएगा। ये एक अमीबा के अंदर दो सेल नहीं बनेगी, ये दो अमीबा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? दो अमीबा। मतलब कैसे? ये एक अमीबा की कोशिका हमने बनाई। अब इस कोशिका में क्या होगा? एक अविकसित केंद्रक होगा। पूर्ण विकसित नहीं होगा, अविकसित केंद्रक। ये हमने बना दिया क्या? अविकसित केंद्रक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ये क्रोमोसोम्स वगैरह हो गए। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? पूरी की पूरी तरह से साइटोप्लाज्म, है ना। ये क्या हो गया? ये एक अमीबा की कोशिका है। अब हमने क्या किया कि यदि इस अमीबा की कोशिका को यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो जरा देखेंगे कि यदि इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, इस भाग से यदि डिवाइड होती है क्या ये अमीबा की कोशिका, तो क्या होगा कि देखेंगे कि क्या दो जीव बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ऐसे में दो जीव कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस स्थिति में देखेंगे ये क्या है? ये हमने बताया ये केंद्रक है। इस स्थिति में देखेंगे एक भाग में तो ये केंद्रक है, एक भाग में तो केंद्रक है, लेकिन जो दूसरा वाला भाग बचा हुआ है यहाँ पर कोई केंद्रक नहीं आया। तो इसका मतलब ये डेड हो जाएगी, ये सेल डेड हो जाएगी। मतलब यहाँ से इसको काट दिया जाए तो कहेंगे कि अमीबा घायल हो जाएगा, लेकिन वहां पर दो सेल नहीं बनेगी। दो सेल तब बनेगी जब इसको ऐसे ही रहने दिया जाए और इसके न्यूक्लियस से उठा करके काटा जाए। ऐसे समझ रहे हैं? केवल समझने की बात, काट नहीं रहे हैं,
बस केवल समझाने की बात। यहाँ से यदि हम काटेंगे तो अब यहाँ पर दो जीवों का निर्माण हो जाएगा, मतलब दो अमीबा बन जाएगी। ये नहीं है कि उसी अमीबा के अंदर दो सेल बनेंगे, ऐसा नहीं है, दो अमीबा बन जाएंगे। मतलब हम कहेंगे कि एक का आकार ऐसे और फिर दूसरे का आकार ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, केंद्रक आ जाएगा और थोड़ा सा यहाँ केंद्रक आ जाएगा। और जिस कोशिका में केंद्रक है तो इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि उसमें जान है, उसमें कंट्रोलिंग है, उसमें मैनेजिंग है ना। तो ये केंद्रक हो गया और फिर ये भी क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। तो देखेंगे क्या कि एक जीव ये अब हो गया, एक जीव ये जीव नंबर 1 बना दिया और इसको क्या बना दिया, ये जीव नंबर 2 बना दिया। आई बात है समझ में? क्या कैसे हुआ कि यदि केंद्रक डिवाइड होगा तभी जाकर के दो सेलें बनेगी, अन्यथा नहीं। केंद्रक जैसे ही नहीं डिवाइड होगा इसका मतलब कि कह देंगे कि वो केवल घायल होगी और वो डिवाइड नहीं होगी। मतलब सबसे पहली बात असूत्री विभाजन में क्या होनी चाहिए, केंद्रक डिवाइड होनी चाहिए। और एक बात याद रखेंगे क्या कि इस प्रकार के विभाजन में कोई केंद्रकीय घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, माइटोसिस या मियोसिस के बारे में जब देखा था तो वहां पर इंटरफेज अवस्था हो रही थी, कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, साइटोकाइनेसिस हो रही थी, ये सारे तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही थी क्या, कोशिका को विभाजित होने के लिए। लेकिन ऐसी इसके बारे में या असूत्री विभाजन के बारे में ऐसा कोई काम नहीं होता, ऐसी कोई घटना नहीं होती है। बस घटना क्या होती है, तो सबसे पहली घटना यहाँ पर इसके बारे में होगी क्या कि सबसे पहली बात इसका या फिर इस कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित होगा वो डायरेक्ट दो भागों में बटेगा। कैसे कि सबसे पहली बात हम लिखेंगे, अच्छा इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए था। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लिखेंगे, इस विभाजन में केंद्रक पहले क्या होगा, केंद्रक पहले दो भागों में बट जाता है, केंद्रक पहले दो भागों में बट जाता है। ध्यान रखेंगे कि केंद्रक को बटने के लिए, केंद्रक को डिवाइड होने के लिए कोई केंद्रकीय घटनाएं नहीं होती है ना। तो यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं केंद्रक डिवाइड होने में, केंद्रक विभाजित होने में किसी भी प्रकार की कोई केंद्रकीय घटना नहीं होती है। आप आगे लिख लेंगे क्या, केंद्रकीय घटना नहीं होती है। अब ये केंद्रकीय घटना का मतलब क्या है कि वही कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आदि करता है ना। तो ऐसी जब कोई घटना नहीं होगी तो इसका मतलब कहेंगे केंद्रक दो भागों में। जब केंद्रक दो भागों में बटा, पहली स्टेज ये, तो अब दूसरी स्टेज में क्या होगा कि केंद्रक दो भागों में बट गया, उसके बाद अब क्या बचा है, वो कोशिका द्रव्य बचा है, तो उसका मतलब अब वो भी बट जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे भाग में कोशिका द्रव्य में देखेंगे, अगला कोशिका द्रव्य में संकुचन होने के कारण दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो भाग में बट जाता है। कैसे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर मिटा रहे हैं, दो भाग में बट जाता है। देखेंगे सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ये एक सेल बना ली, क्या है, सेल है, एक कोशिका है और इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो सारा का सारा पदार्थ है वो भरा है साइटोप्लाज्म या फिर कहेंगे कोशिका द्रव्य। इसको हमने क्या नाम दिया, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सेल तो है ही, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनल है। अब देखेंगे कि सबसे पहली घटना यहाँ पर क्या हो रही है कि केंद्रक दो भागों में बटेगा। इसका मतलब ये कोशिका वही रहेगी, कोशिका तो वही रहेगी, लेकिन ये केंद्रक क्या होगा, ये दो भागों में बट जाएगा। ऐसे इस तरह से हमने कर दिया है ना, ये इसको बना दिया न्यूक्लियस नंबर 1 और फिर इसको क्या कर दिया, ये न्यूक्लियस नंबर 2। कोई केंद्रकीय घटना नहीं हो रही है, बस केवल क्या कि पहली स्थिति इसकी ये है असूत्री विभाजन में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यही डायरेक्ट न्यूक्लियस दो भागों में बटा। जब न्यूक्लियस दो भागों में बटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इस भाग में हलचल होगी, किसमें, ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है
इस भाग में यहाँ पर हलचल होगी तो या फिर संकुचन होगा तो उसके नाते ये क्या होगा कि ये यहाँ से हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बंट जाएगा। मतलब कुछ स्थिति ऐसी बनने लगी वहां पर, एक न्यूक्लियस इस भाग में, एक न्यूक्लियस इस भाग में, एक न्यूक्लियस इस भाग में, एक न्यूक्लियस इस भाग में। अब उसके बाद आगे क्या होगी कि यही कोशिका दो भागों में बंट जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें, केवल इतनी सी ही बात है। ये क्या है, ये सेल नंबर 1 है और फिर ये क्या है, ये सेल नंबर 2। मतलब इस तरह से दो ही कोशिकाएं यहाँ पर भी बनती है, मतलब असूत्री विभाजन। और याद रखेंगे कि ये कोशिका नहीं है, ये दो प्रकार के जीव बन रहे हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना करके, इस प्रकार के विभाजन में, इस प्रकार के विभाजन में नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है, है ना, नए जीव का निर्माण होता है। इतनी सी बात। क्या देखा आपने कि यहाँ पर ये जो दो कोशिकाएं हैं, मतलब दो जीव बन गए हैं। एक तो ये था, ये अमीबा की कोशिका हमने मान ली, तो यहाँ पर जाते जाते इन सारे प्रोसेस से गुजरते हुए दो अमीबा बन गए। बस यही इतनी सी बात है क्या यहाँ पर असूत्री विभाजन के बारे में। मतलब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे है कि असूत्री विभाजन किन किन जंतुओं में होता है, तो आपको सबसे पहली बात तो यही बताना है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गन्स हैं उनमें होता है क्या, वही असूत्री विभाजन या एमिटोसिस। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं तो उनको भी कोई भी बता दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब में। ठीक है, तो इस तरह से विभाजन यहाँ पर हो रहा है। मतलब यदि हम कहें कि क्या अमीबा में लैंगिक जनन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीबा, एक अमीबा से दो अमीबा किस तरह से बनता है, तो वो कोशिका विभाजन द्वारा बनता है। ठीक है, या फिर एक वायरस से दो वायरस कैसे बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन द्वारा। वहां पर कोई लैंगिक जनन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। बस किस तरह से वो दो अमीबा बनते हैं या दो जीव बनते हैं, तो आप कहेंगे सेल डिवीजन की प्रोसेस। ठीक है, अब सेल डिवीजन की प्रोसेस वही होगी कि जब से एक सेल बड़ी हो जाएगी, मतलब विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी, तो विभाजित होकर के जाहिर सी बात है दो सेल्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन, इतने पॉइंट्स थे। अब उसके बाद आगे अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर कहेंगे सेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उन्हीं को ही हम बता देते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। क्या है, हमने क्या कहा कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां किस लिए बता रहे हैं हम, तो इसलिए बता रहे हैं कि वहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है क्या, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कभी-कभी उन शब्दावलियों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम आपसे कह रहे हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का क्या अर्थ है, या फिर कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का क्या अर्थ है, या फिर कह रहे हैं ट्रांसलेशन का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में आपको बताना रहेगा। तो यही हम आप अगले पार्ट में पढ़ते हैं क्या, यहाँ पर छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्तकी या शब्दावलियां लिख लीजिए, शब्दावली। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में लिखेंगे डुप्लीकेशन। क्या, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, द्विगुणन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, तो द्विगुणन होता है, द्विगुणन। अब पूछेगा डुप्लीकेशन का अर्थ है, क्वेश्चन हम बना है, आप सुनिए केवल। डुप्लीकेशन का अर्थ है, अब ऑप्शन में क्या है, आरएनए से आरएनए बनना, फिर उसके बाद अगला है डीएनए से डीएनए बनना, फिर उसके बाद अगला है आरएनए से डीएनए बनना, फिर और उसके बाद चौथा है डीएनए से आरएनए। मतलब क्या, आरएनए से आरएनए, आरएनए से आरएनए बना, उसके बाद अगला क्या है, डीएनए से डीएनए बना, उसके बाद अगला क्या है, आरएनए से डीएनए, डीएनए, और उसके बाद फिर अगला क्या है, डीएनए से आरएनए। अब बताओ भाई कौन सा सही होगा, क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा, आरएनए से आरएनए बना, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि एक अणु जब दोबारा उसकी संख्या मतलब दुगनी हो जाए, डबल हो जाए, उसी को डुप्लीकेशन कहेंगे।
क्या, जब किसी भी अणु की संख्या यहाँ पर कहेंगे, किसी भी जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन है इनकी संख्या जब डबल हो जाएगी तो उसी को डुप्लीकेशन कहेंगे। अब यदि हम देखें आरएनए, एक आरएनए और एक आरएनए जब मिला तो दो आरएनए बने, इसका मतलब वहां पर भी संख्या डबल हुई। एक डीएनए और एक डीएनए मिला, इसका मतलब दो बने, दो डीएनए बने, इसका मतलब यहाँ पर भी संख्या डबल हुई। फिर यहाँ पर आरएनए और एक डीएनए मिला, दो बने, इसका मतलब यहाँ भी संख्या डबल हुई। यहाँ पर भी इस तरह से, लेकिन सही कौन सा होगा ये हमें बताना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सही ये होगा। सही आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन केवल और केवल किस में होता है, डीएनए में होता है। डुप्लीकेशन केवल और केवल किस में होता है, डीएनए में होता है, आरएनए में कभी नहीं होता है। अब आरएनए जहां आएगा वहां पर आप गलत कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन का सीधा अर्थ क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन है ना। तो अगले इसी में एक लाइन में लिख लेंगे क्या, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या है, डुप्लीकेशन है या द्विगुणन है। मतलब एक डीएनए यहाँ पर है और प्लस एक डीएनए और मिल जाए तो जाकर के दो हो जाए, या फिर डीएनए से डीएनए ऐसे लिख लेंगे इसको, जब डीएनए से, जब यहाँ पर लिख लेंगे एक डीएनए से दूसरा डीएनए मिलता है तो वही क्रिया डुप्लीकेशन कहलाती है। क्या, डुप्लीकेशन। समझ पाए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए मिलता है तो वही क्रिया डुप्लीकेशन। समझ पाए, डुप्लीकेशन में क्या, डीएनए से डीएनए मिलना, डीएनए से डीएनए बनना, वही क्या है, डुप्लीकेशन। इस तरह से अब अगली बात करते हैं। तो अगला दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में ट्रांसक्रिप्शन लिखा आता है। क्या, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पूछेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या बनता है। क्या डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, या फिर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, या फिर डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है, या फिर गुणसूत्रों से जीन का निर्माण होता है। क्या बताओगे, बताएंगे ये कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो भाई हमें पता ही है कि आरएनए का, यदि आपसे पूछ ले कोई कि आरएनए का निर्माण किस तरह से होता है, कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, केंद्रक में उपस्थित या माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्या कौन निर्माण करता है, डीएनए करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना, वही है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में। मतलब आपको ध्यान क्या देना, आरएनए से डीएनए कभी नहीं बनाएंगे। यदि आरएनए से डीएनए बनाए तो गलत, तो हमें क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि डीएनए से आरएनए बनता है। यदि आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि डीएनए से या फिर आरएनए कहां से बनता है, कौन बनाता है, तो आप बताएंगे डीएनए से। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात है, अगली बात यहाँ पर अगला लिखेंगे रिवर्स। यही क्रिया यदि उल्टी हो जाए, आरएनए से डीएनए बनने लगे तो इसी को कहेंगे क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही क्रिया यदि उल्टी हो जाए, क्या, यहाँ तो क्या बन रहा था, डीएनए से क्या आरएनए का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहीं पर क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, उलट जाए, झट से क्या बन जाए, सो आरएनए से डीएनए बन जाए, तो बताएंगे क्या, वही क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस एक एक लाइन की बात है, लेकिन शब्दावलियां हैं, ये यूज की जाती है, पूछी भी जाती है, और एक बार नहीं कई बार पूछी गई, इसलिए हमने सोचा बता दें। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या, आरएनए से डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई, इसको नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला है डुप्लीकेशन के बाद यहाँ पे आता है जीन। अगला है जीन। पूछा जाता है कि जीन क्या है, जीन क्या है, आप बताओ ना, जीन क्या है। जीन का मतलब हम कहेंगे क्या, जीन
अब जैसे हम कहें कि वो कौन सा पदार्थ है या फिर वह कौन है जो पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। वो कौन है जो पौत्रिक लक्षणों को या पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है? तो वो क्या है? डीएनए है या फिर जीन है या फिर क्रोमोसोम है या फिर आरएनए। तो आप क्या बताएंगे? जीन है। डीएनए पहले नहीं बताएंगे, पहले छोटा और बताएंगे जीन। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि यह डीएनए का ही भाग है। आप क्या लिखेंगे? पहली बात तो डीएनए का ही भाग है या फिर डीएनए का ही छोटा सा अंश है। क्या? डीएनए का ही छोटा सा भाग है। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? जीन के बारे में। जीन की जो खोज की थी हम कहेंगे तो 1909 ईस्वी में जोहानसन ने की थी। किसने? जोहानसन ने की थी। क्या बताएंगे? जीन की खोज 1909 ईस्वी में जोहानसन ने की थी। और उसके बाद जीन में एक आनुवंशिक कोड उपस्थित होता है। क्या? जीन में लिखेंगे यहाँ पर, जीन में ही जो हम कहते हैं ना, यहाँ पर कह रहे हैं क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या? आनुवंशिक लक्षण। अब पूछा जाएगा कि ये आनुवंशिक लक्षण किस में निहित होते हैं? जो जीन है, जीन में आनुवंशिक लक्षण किस में निहित होते हैं? तो यही आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो जेनेटिक कोड के रूप में निहित होते हैं। किसमें? सो जीन में। तो यहाँ पर लिखेंगे जीन में ही आनुवंशिक लक्षण, या फिर जीन में आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक कोड के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या? जेनेटिक कोड के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या बताएंगे कि जो भी पैतृक लक्षण है वो जीन में उपस्थित होते हैं, लेकिन किस रूप में? एक कोड भाषा में। और उस कोड का नाम क्या है? जेनेटिक कोड। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा बन गया ये कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जीन की खोज तो हमें समझ में आई, जोहानसन ने की थी। लेकिन जेनेटिक खोज पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर लिखेंगे जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर खुराना साहब ने की थी। किसने? खुराना साहब। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या? नोबेल पुरस्कार भी मिला। आप बताएंगे, आगे लिख देंगे। क्या? जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की। अब उसके बाद इसी खोज के लिए हरगोविंद खुराना जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं। क्या? कि सबसे बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। क्या? सोचने वाली बात ये है कि आज वर्ल्ड की या फिर संसार में जितनी डिजिटल भाषाएं हैं या फिर जितने डिजिटल कार्य हो रहे हैं, उन सभी को केवल 2 ग्राम, हम कहेंगे कि यदि 2 ग्राम जीन मिल जाए तो उसमें निहित किया जा सकता है। जो भी डिजिटल प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, लैंग्वेज है या फिर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, उन सब के माइंड को कहेंगे केवल और केवल 2 ग्राम जीन में स्टोर किया जा सकता है। कितने? 2 ग्राम जीन में। इसका मतलब यहाँ पर डीएनए के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या? लक्षणों को ग्रहण करने की। ठीक है, इतनी सी बात हमने बता दी। लेकिन अब आगे एक आधो लाइन यहाँ पर और छूट रही है, लिख लेंगे। एक आधो लाइन ये क्या है कि जीन की स्टडी क्या कहलाती है ना?
जीन की स्टडी यदि करेंगे तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो जीन की स्टडी है ना, जीन की स्टडी क्या कहलाती है? तो जेनेटिक्स कहलाती है। क्या? जेनेटिक्स कहलाती है। आनुवंशिकी, क्या इसको कहते हैं? आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक है, जीन की स्थिति क्या, जीन की स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है या फिर आनुवंशिकी कहलाती है। अब आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो अगला पॉइंट लिखेंगे, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। किनको कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जीन का पता लगाया था। मतलब हम कहेंगे कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, ये किस में सबसे पहले जीन का पता लगाया था, या फिर कहेंगे जीन किस में पता की थी इन्होंने? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्या? मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर इनका प्रयोग कहां पर हुआ था? इन्होंने कहां पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था ना, अपना प्रयोग किया था। बस इतनी सी बात है ना, कि जीन की स्टडी क्या? जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब मेंडल जी ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सी बात है, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, अब यहाँ से जो भी संक्षिप्त किया थी वो अब कुछ नहीं है, बस इतनी ही है, इतनी महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी। उसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट या फिर हर एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।